यस मैम। अच्छा, वैसे मैंने बुक शेयर की थी पीडीएफ में सबसे। यस मैम। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था ना, जिसमें हम लोगों ने जो बैलेंस शीट है उसका हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन हमने कहा था हम अभी कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक कि हम इनकम स्टेटमेंट ना देख लें। तो अब हम लोग आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, अब हम प्लीज ये माइक्स अपनी म्यूट कर दें। बैलेंस शीट हम लोगों सही ने है। कर ली थी, तो वो तो आपको बता दी थी। ठीक है, कि उसमें हमने कैसे कंपैरिजन किया था, कैश इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट, ये सारा हमने एनालिसिस किया था। बट हमने कहा था बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द कंपनी कि हमने इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, वी शुड आल्सो लुक एट इनकम स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। वही 2000 X1 और 2000 X2 की कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। X1 इज द करंट ईयर एंड X2 इज द प्रीवियस ईयर। अच्छा, नेट सेल्स आप देखो, नेट सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है, 3721 से 3992 हुई है, सो ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मतलब दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी जो नेट सेल्स हुई है तो उसमें से आपकी कोई कॉस्ट भी आई है ना सेल को करने में, सो कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, 2500 से 2680 हुई है। तो मतलब आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो कॉस्ट है, इसमें आपकी वेजेस भी आते हैं, रॉ मटेरियल, सप्लाईज, सब कुछ, ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब जैसे आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सब कुछ इसमें शामिल है। सो ओवरऑल वो भी इंक्रीज हुआ है। सो इट मीन्स कि आपकी सेल्स सिर्फ इस तरह से नहीं बढ़ी कि आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा जो है वो निकली है, या ज़्यादा जो है आपकी इन्वेंट्री बिकी है, आपने प्रोडक्शन यकीनन ज़्यादा की है, इसी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ी है। ठीक है, तो वो सेल्स के साथ ही रिलेटेड है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफ कोर्स ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर आप देखो अब आ गया है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें सेल्समैन के कमीशन आते हैं, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आती है, जैसे आपने कोई ऐड चलाया है फेसबुक पे या टीवी पे या कोई बैनर लगाया, वो सारी कॉस्ट आती हैं, और ऑफिसर्स की सैलरीज आती हैं। अच्छा देखो, जो वेजेस होती है ना, दैट इज रिलेटेड टू जो मजदूर तबका होता है, जिसको आप वेजेस पे रखते हो, जैसे दिन की नहीं होती डेली वेजेस, दिहाड़ी, और एक ऑफिसर सैलरीज होती है विच आर परमानेंट, जो कि मंथ टू मंथ परमानेंट होती हैं। ठीक है, सो वो इसमें आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, जैसे आपका जो है मैनेजर्स की सैलरीज हो गई, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो इसमें आप चेक करो तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है, जो प्योर ऑपरेशन से आपकी जो इनकम है वो बढ़ी है। अभी आपने से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, किस किस्म का इंटरेस्ट, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से, ऑफ कोर्स उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, और टैक्सेस जो आपकी लगे इनकम पे वो भी माइनस नहीं हुए। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ है। क्यों आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है? क्योंकि आपने बैंक से यकीनन लॉन्ग टर्म लोन लिया है। ठीक है, आपने इस साल थोड़ा ज्यादा लिया है, जो कि अगर बैलेंस शीट पे हम चेक करें तो आपका लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हुआ है। पहले आपका था जी 627, अब आपका जो डेट है वो 631 है, तो मींस आपने और लॉन्ग टर्म डेट लिया, इसीलिए आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितनी हो गई? 315। ठीक है, $5000 इंक्रीज हुआ है। फिर आप इनकम टैक्सेस देखो, वो भी आपके इंक्रीज हुए $2000 से। क्यों इंक्रीज हुए हैं? क्योंकि आप नेट सेल्स, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर की निस्बत बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स आपके टैक्सेस भी। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस भी बढ़ी है, वही 2000 कितने $3000 का फर्क है। ठीक है, अच्छा अब देखो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस इज बेसिकली योर अमाउंट अर्न फॉर स्टॉक होल्डर्स। ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है, जो बेसिकली आपकी नेट इनकम है, ठीक है, नेट सेल्स और नेट इनकम में फर्क होता है। नेट सेल्स वो होती है कि उसमें से अभी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, सैलरीज, वेजेस, ये चीजें माइनस नहीं हुई होती, तो नेट सेल्स का फिगर ज्यादा होता है। नेट इनकम का फिगर हमेशा कम होता है, क्योंकि ये सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद आता है। ये वो फिगर होता है जिसमें से फिर आप आगे डिविडेंड देते हो और रिटेन अर्निंग्स रखते हो।
तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा होता है वो इसमें से होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, इसको EAT भी कहते हैं। डिविडेंड्स देखो आपके इंक्रीज हुए, आपने 130 से $143,000 डिविडेंड्स आपके यानी $13,000 बढ़े हैं। तो लास्ट ईयर की निस्बत इस साल आपने डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स आपका नहीं हुआ, उल्टा आपका डिक्रीज हुआ है। अच्छा, मतलब आपने जो पैसे हैं वो इस साल सेफ कम किए हैं और डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा किए हैं। लास्ट ईयर आपने 130 डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 68,000 सेव किए थे। इस साल आपने 143 डिस्ट्रीब्यूट किया, 58,000 सेव किए, यानी आपने 10,000 कम सेविंग की है। क्यों आपने कम सेविंग की है? क्योंकि आपने डिविडेंड ज्यादा दिए, मे बी स्टॉक होल्डर्स को खुश करने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? क्लास मैम ये टोटल अमाउंट पे कितना फर्क पड़े? आप देखो ना, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो है आपका सिर्फ 3,000 ज्यादा है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। लास्ट ईयर 198 था, इस साल 201 है, सिर्फ $3,000 का फर्क है ना, बस। मैम ये टेबल 6.1 से करा रही है या किसी और लास्ट आपने क्लास में टेबल कराया होगा 6.2 है ना, शेयर की हुई है ना, जरा चेक करो। यस मैम। ठीक है, तो इसमें देखो ना, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 198 से 201 हुआ है ना, $3,000 इंक्रीज हुआ है। सही मैम। ठीक है, अर्निंग आपकी सिर्फ $3,000 इंक्रीज हुई है ना, लेकिन कैश डिविडेंड्स आपका $13,000 इंक्रीज हुआ है। ये कैसे? कमाई आपने ज्यादा की है, 3,000 ज्यादा किया, और डिविडेंड आपने 13,000 ज्यादा दिया है। तो आपने कहाँ से 10,000 डिविडेंड पूरा किया? आपने रिटेन 10,000 कम रखा। देखो लास्ट ईयर 68 थी, इस साल 58 है। बच्चे माइक ऑफ करें, चांस मत ले माइक में। ठीक है, तो आप देखो इस साल आपने 10,000 सेविंग कम की है, तो फिर आपने है वो डिविडेंड ज्यादा दिया। 13,000 डिविडेंड का फर्क है ना, 10,000 रिटेन अर्निंग और 3,000 जो है वो आप इनकम का जो डिफरेंस आया है। मैम वारिस के माइक से शोर आ रहा है, मैम उन्होंने कहा कि बंद करें। यस प्लीज माइक अपना बंद करें। ठीक है, समझ आ गई इस वैल्यूज की डिफरेंस की? मैम दरअसल बात यह है कि हम इसकी तैयारी किस तरह करेंगे मैम, यानी पेपर में किस तरह आएगा? हमजा शान मेरी बात सुनो, देखो तुम लोगों का पश्तो में मुहावरा है ना कि 10 से पहले मरने की जरूरत नहीं है। अभी आज दूसरा लेक्चर है, बड़ा कुछ तुमने है नहीं, और पेपर का गम लग गया कि हम कैसे जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो जरा हौसला रखें बच्चे, पहले आप पढ़ें, आप देखिए हमारे साल कंटेंट अभी फाइनल टर्म का किस किस्म का है, किस किस्म के टॉपिक्स हैं, किस किस्म की जो है उसकी क्वेश्चंस है। फिर आप मुझसे पूछें कि मैडम अब इनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो पेपर का सवाल तो बनता ही नहीं है। ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ लें, आप हो जाए कोर्स को, उसके बाद हम पेपर में। मैडम ये फर्स्ट लेक्चर है मिड टर्म के बाद? नो, दिस इज द सेकंड लेक्चर। जो अल्टीमेट जो आपके ओनर्स है ना, दे आर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, your managers are not the owners of a company, the shareholders are the owners of a company. तो कंपनी जितना भी ज्यादा कमा ले, आपके जो मैनेजर्स हैं उनको अपनी फिक्स सैलरी मिलती है, ज्यादातर बोनस वगैरह मिल जाता है। जो असल में जो इनकम है ना, उस पे शेयर होल्डर्स का हक होता है, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। तो आपने इस दफा उनको ज्यादा डिविडेंड दिए उनको खुश करने के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर आपने कम दिया था, आपको लगा हमने कम दिया, इस साल हम ज्यादा पे करते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्या होती है? सिंपल आपको ये बताती है कि रिटेन अर्निंग्स में कितना चेंज आया है पिछले साल की निस्बत इस साल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके डिविडेंड्स होते हैं, रिटेन अर्निंग्स होती है। ठीक है, जिससे आपको पता चलता है बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट के साथ ही इस पार्ट को कंबाइन किया जाता है। अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट देखो तो इसमें इसको इनकम स्टेटमेंट के साथ ही कंबाइन किया गया है। ये देखो, ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, कैश डिविडेंड्स, रिटेन अर्निंग्स, इसको इनकम स्टेटमेंट के साथ ही मिलाकर एक स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई है। और अगर आप स्टेटमेंट अलग से बना लो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, आप रिटेन अर्निंग्स का पार्ट अलग कर देते हो। अब ये आपको कहते हैं पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। इन्होंने अब आपको एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। ठीक है, आप इस फ्रेमवर्क में क्या करते हो कि आप किस तरह से एनालाइज करते हो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को। ठीक है, आप देखो फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है
की जिसको सामने रख के आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने फ्यूचर के डिसीजंस को एनालाइज करते हो या फ्यूचर के डिसीजंस लेते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बजट्स, सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड स्टेटमेंट, आप सारी स्टेटमेंट्स किस लिए बनाते हो? ताकि आपको पता चले कि आपका ये साल किस तरह से गया है, किस चीज में कमी थी, किस चीज में ज्यादती थी, कौन सी चीज अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, ताकि फ्यूचर की बेसिस पे आप डिसीजंस ले सको। तो ये आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि इसको आप माइंड में रखो अपने कंपनीज की डिसीजन मेकिंग के वक्त, अपनी कंपनी के लिए एनालिसिस करते वक्त। वो फ्रेमवर्क क्या है? एनालिसिस ऑफ द फंड्स, नीड्स ऑफ द फंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फर्म की नीड्स कितनी है। अब 2000x2 की स्टेटमेंट देखकर क्या फर्म की सारी नीड्स फर्म खुद ही पूरा कर रहा था या नहीं? हाँ, फर्म की रिटेन अर्निंग्स थी, लेकिन फर्म ने लॉन्ग टर्म डेट भी लिया था। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट में भी इंक्रीज हुआ था, तो फर्म को कर्जा लेना पड़ा था। करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो मतलब कंपनी जो है वो टोटली अपने आप को खुद ही फाइनेंस नहीं कर रही थी, उसने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट दोनों लिए थे 2000x2 में। तो पहले तो आप देखो कि नेक्स्ट ईयर के लिए अब आप पहले ये फोरकास्ट करो कि हमारी फर्म को कितने पैसे की जरूरत होगी, पहले तो ये नंबर निकालो। फिर आपने क्या करना है? एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। अब जितनी हमारी फर्म की नीड है नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमने फोरकास्ट की है, उसका कितना पोर्शन हम खुद फाइनेंस कर सकते हैं। कैसे फाइनेंस कर सकते हैं? अपनी सेल्स से जो इनकम आएगी, जो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है और जो हमारी रिटेन अर्निंग्स है, उससे हम अपनी कितनी नीड्स खुद पूरी कर सकते हैं। और एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म को कितना रिस्क है। अब आजकल देखो ये कोरोना की सिचुएशन में सारे बिजनेसेस के हालात खराब हैं, सारे बिजनेसेस को बहुत लॉसेस हो रहे हैं और अभी तक कुछ पता भी नहीं है कि हालात कब ठीक होंगे। तो अब ये ऐसी चीज थी कि जो आप फोरकास्ट नहीं कर सकते थे। हमें नहीं पता था कि इस साल इतना पेंडेमिक आएगा और इतना नुकसान होगा सब कारोबार का। सो आप नॉर्मल रिस्क जो है वो करते हो, जैसे कंपेटिटर्स का क्या रिस्क है, मार्केट रिस्क है, आप यही चीजें जो है वो फोरकास्ट कर सकते हो। ये वायरसेस वगैरह का तो ऑफ कोर्स नहीं पता होता। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के कितनी नीड है, कितनी नीड आप खुद पूरी कर सकते हो थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी, कितना रिस्क है, आप क्या डिटरमिन करते हो। फाइनली फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द फर्म। फाइनेंसिंग नीड्स का क्या मतलब है? फाइनेंसिंग नीड्स का मतलब है कि कितने परसेंट हम खुद फाइनेंस करेंगे और कितना परसेंट हमें बाहर से लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिगर आया कि अगले साल हमें सब खर्चों का मिल मिला के कोई हमें $2 लाख चाहिए होंगे। इसमें से कितनी अमाउंट हम खुद जनरेट कर सकते हैं और कितनी अमाउंट हमें बाहर से चाहिए होगी। बाहर से कैसे चाहिए होगी? दो ऑप्शन है, या तो बैंक से कर्जा लो या अपनी इक्विटी या बॉन्ड्स इश्यू करो। ठीक है, अपने शेयर्स इश्यू करो और या उस तरह से पैसा लो या अपने बॉन्ड्स इश्यू करो और या जाके बैंक से कर्जा उठाओ। तो जो पार्ट आप खुद फाइनेंस नहीं कर सकते उसके लिए फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप पैसा कहाँ से लाओगे। ठीक है, एंड में फिर आप क्या करते हो? जब आप डिटरमिन कर लेते हो कि हम लोगों ने कितने परसेंट पैसा बाहर से लेना है, फिर आप क्या करते हो? नेगोशिएशंस विद सप्लायर्स ऑफ कैपिटल। जो लोग कैपिटल को सप्लाई करते हैं जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, फिर आप उनके साथ नेगोशिएशंस करते हो, भाई हमें इतना पैसा चाहिए। देखो अभी आपको जरूरत है, आप उस वक्त लोन के लिए अप्लाई करो, लोन प्रोसेस होने में, पैसा मिलने में टाइम लगता है और बिजनेस का डेली बेसिस पे हजारों का या लाखों का नुकसान होता है। तो आप वेट नहीं कर सकते कि जरूरत पड़ेगी तो मैं जाके कर्जा लूंगा, पहले से कर्जे के लिए अप्लाई करते हो। ऐसा ही होता है। तो जब आपने एक दफा डिटरमिन कर लिया कि हमें इतना पैसा चाहिए होगा अगले साल के लिए, तो फिर आप अभी से ही लोन के लिए अप्लाई कर देते हो और इंटरेस्ट रेट पे नेगोशिएशन शुरू कर देते हो सप्लायर्स ऑफ कैपिटल के साथ। हु आर सप्लायर्स ऑफ कैपिटल? जो आपके क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ज्यादातर आप बैंक से ही लोन लेते हो। समझ आ गई? ओके, सो ये जो सारा एनालिसिस ऊपर हमने जो फ्रेमवर्क पढ़ा है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ एनालिसिस के टूल्स चाहिए होते हैं जिसमें फोरकास्टिंग टूल्स होते हैं, आप चीजें फोरकास्ट करते हो, और कुछ आपको रेशियोज चाहिए होती है जिन रेशियोज की मदद से आप ये पूरी फोरकास्टिंग कर आप ये सारा एनालिसिस करते हो। ठीक है, समझ आ गई? फाइनेंशियल रेशियोज आपने पढ़ी है इससे पहले? फाइनेंशियल रेशियोज? नो मैम। अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का इस्तेमाल करते हो जिसकी बेसिस पे
आप जो है सही तरह से फोरकास्टिंग कर सकते हो या आप सही तरह से फाइनेंसिंग नीड्स डिटरमिन कर सकते हो और अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए आप अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपको ये भी पता लगाना होता है कि हमें कितनी लिक्विडिटी हमारी फर्म की करंटली है और कितनी लिक्विडिटी हमने मेंटेन करनी है। लिक्विडिटी मतलब कितना हमारे पास करंट एसेट्स हैं, कितने हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ये चीज भी बहुत जरूरी होती है, सिर्फ फिक्स एसेट जरूरी नहीं होते। तो आप लिक्विडिटी का भी ख्याल रखते हो। ठीक है, आप इस चीज को भी एनालाइज करते हो कि हमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखनी है। अगर हम इतना प्रॉफिट मेंटेन रखेंगे तो हमारी चीजें जो है वो स्मूथली चलेंगी। फिर आप ये भी ख्याल रखते हो कि हमें डेट कितना चाहिए होगा और हमारा डेट इतना ज्यादा ना हो कि वो हम उसको अदा ना कर सके, मतलब आपकी इनकम से इंटरेस्ट इतना ज्यादा कट जाए कि पीछे अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट बचे, तो ये भी नहीं है। तो डेट ये नहीं कि जितना दिल चाहे आप कर्जे पे कर्जा लेते जाओ, उसकी भी एक रेशो मेंटेन करनी होती है। फिर आपने ये भी मेंटेन करना होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, जितना आपने कर्जा लिया है, वो आप अपनी इनकम से अदा कर सकते हो या नहीं, और वो अदा करने के पास आपके पास ठीक ठाक पैसे बचेंगे या बहुत थोड़े रह जाएंगे। फिर आपने ये भी देखना होता है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल्स कितने मेंटेन करने हैं। ये ना हो कि आप जितनी भी सेल कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो और आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा, तो आपकी प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट बिक रही है, लेकिन उससे पैसा नहीं जनरेट हो रहा क्योंकि आप सारी सेल्स कर्जे पे कर रहे हो, और आप जो कर्जे पे सेल कर रहे हो तो वो आपको रिसीव टाइम पर नहीं हो रही, तो उससे भी कंपनी में कैश शॉर्टेज क्रिएट होगी। तो आपको अपनी अकाउंट रिसीवेबल्स के भी साइकिल का ख्याल रखना है। फिर आपने अपनी इन्वेंट्री के भी साइकिल का ख्याल रखना होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसका साइकिल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितनी प्रोडक्ट बनाते हैं वो महीने में बिकी जाती है कि 2 महीने में, या वो गोदाम में पड़ी रहती है और आप गोदाम के किराए दे रहे होते हो। ठीक है, तो आपने ये सारे साइकिल्स अपने जहन में रखने होते हैं, उसके बाद कहीं जाके आप जो है फोरकास्टिंग करते हो और फर्म की नीड्स डिटरमिन करते हो। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस कि बस जी फौरन हो गया, इसमें बहुत सी एनालिसिस, बहुत सी रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वो रेशियोज हम ऑफ कोर्स वन बाय वन पढ़ेंगे। अब व्हाट इज फाइनेंशियल रेशियो? An index that relates two accounting numbers and is obtained by dividing one number by the other. रेशियो सिंपल क्या होता है? आप एक वैल्यू को दूसरे पे डिवाइड करते हो, सिंपल। अच्छा, ठीक है, दो वैल्यूज के दूसरे पे डिवाइड करते हो, आपके पास रेशियो आ जाती है। To evaluate a firm's financial condition and performance, the financial analyst needs to perform checkups on various aspects of a firm's financial health. A tool frequently used during these checkups is a financial ratio. ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो क्यों यूज होते हैं? आप फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन का, परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हो कि फर्म कितना अच्छा परफॉर्म करी है या कितना बुरा करी है, उसको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। ठीक है, अभी आपको कहते हैं कि व्हाई बॉदर विद रेशियो, रेशियो निकालने की जरूरत क्या है? सिंपल नंबर्स को देखो ना, एक अकाउंट रिसीवेबल का नंबर देखो, दूसरे का देखो, तीसरे का देखो, और बस बात खत्म हो गई ना। इसमें रेशियो निकालने की क्या जरूरत है? भाई रेशियो निकालने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो कंपैरिजन करती है, एक वैल्यू का दूसरे के साथ कंपैरिजन करती है। ठीक है, बात चीजें जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत अच्छी लग रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेमेस्टर में किसी की 4 GPA है, तो जो देखे वो कहेगा यार ये तो बड़ा लाइक, इसकी तो 4 GPA, इसकी तो BBA में भी 4 GPA आएगी, वाओ। ये जो उसकी लास्ट सेमेस्टर की GPA देखता है वो 3 है या 3.1 है, फिर बंदा कहता है नहीं यार इसकी तो एवरेज GPA 4 नहीं होगी, इसकी तो एवरेज GPA कम होगी क्योंकि इसने लास्ट सेमेस्टर में कम ली है। फिर वो कहता है इसको आगे भी अच्छी GPA मेंटेन करने की जरूरत है कि इसका एवरेज 3.5 पर आ जाए, इसका एवरेज जो है वो कम ना हो। सो कहने का मकसद ये कि बात चीजें एब्सोल्यूट टर्म्स से बहुत अच्छी लगती हैं अगर आप उनको सिर्फ अलग से देखो, इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब आप उसको किसी के कंपैरिजन में देखते हो तब आपको अंदाजा होता है कि असल में हालात क्या है। या फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसके अभी मिड टर्म में 25 मार्क्स आए हैं। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो 25 आर वेरी गुड मार्क्स, लेकिन दूसरी तरफ पूरी क्लास के 30, 29, 30 पूरी क्लास के आए हैं, तो अब कंपैरिजन में उसके मार्क्स उसको अपने कम लगेंगे। इंडिपेंडेंटली 25 आर वेरी गुड मार्क्स, लेकिन अगर पूरी क्लास के 30 है तब उसको कंपैरिजन में अपने कम लगेंगे कि भाई बाकियों के जो बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए आप कंपैरिजन में चीजें देखते हो कि इंडिपेंडेंटली तो एसेट्स का भी अच्छा रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी का भी सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, कंपैरिजन में क्या है अब देखो कि बाकी में हालात ऐसे हैं जैसे लग रहे हैं या नहीं। सो रेशियोज इसलिए यूज होती है फॉर कंपैरिजन। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने कंपैरिजन ये नहीं करना कि आप हर चीज, हर दो रेशियो, हर दो नंबर्स उठा के कंपैरिजन पे शुरू हो गए। नो, कंपैरिजन जो है वो उन चीजों का होता है जिनका सेंस बनता है।
ठीक है, आप उस चीज का कंपैरिजन करते हो जिसका आप सेंस बना सको, जिसको आप एनालाइज कर सको। कोई से दो रैंडम नंबर उठा के रेशियोज नहीं बन जाती हैं कि भाई जी मैंने यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल उठाया, वहां से मैंने रिटेन अर्निंग्स उठाई और इसका रेशियो बन गया और मैं एनालाइज करती हूँ। ऐसे नहीं होता। वो रेशियोज बनाते हो जिनका कोई लॉजिकल रीजन होता है, ठीक है, जिनका सेंस बने। अब फाइनेंशियल रेशियोज क्यों यूज होती हैं? पहला उसका मकसद होता है इंटरनल कंपैरिजन के लिए। इंटरनल कंपैरिजन का क्या मतलब है? अपने ही साथ कंपैरिजन, ठीक है। अपने साथ कंपैरिजन क्या मतलब? ऊपर जो आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, वो अल्डाइन कॉर्पोरेशन का अपने ही साथ कंपैरिजन है। अल्डाइन की ही 2000x1 की वैल्यूज का अल्डाइन की ही 2000x2 की वैल्यूज के साथ कंपैरिजन है। सो वो उसका अपने ही साथ कंपैरिजन है, उसको हम इंटरनल कंपैरिजन कहते हैं। इसमें आप देखते हो कि लास्ट ईयर की निस्बत इस ईयर हमने कितना अच्छा या बुरा परफॉर्म किया। और जब आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2000x3 के लिए आपने फोरकास्टिंग की है, फिर आप देखते हो फोरकास्टेड वैल्यूज और करंट वैल्यूज में कितना डिफरेंस है। जैसे ये 2020 है ना, आप 2019 के साथ कंपैरिजन में एक तो चेक करोगे कि हमने कितना बेहतर या बुरा परफॉर्म किया, फिर आप 2021 के लिए जो फोरकास्टिंग करोगे उसके साथ आप इस वाली वैल्यूज को कंपेयर करोगे कि इसकी निस्बत जो फोरकास्टिंग वैल्यूज है वो कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। अगर तो बुरी है तो ऐसा क्या हुआ है कि बुरी है, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बेहतर हो जाए, ठीक है। सो आप अपने ही साथ कंपैरिजन करते हो। दूसरा होता है एक्सटर्नल कंपैरिजन। एक्सटर्नल कंपैरिजन जो है वो दो किस्म का होता है। एक तो होता है कि आप किसी अपने कंपेटिटर के साथ, फॉर एग्जांपल निशात लीलैंड खादी के साथ करें या निशात लीलैंड सैफायर के साथ करें। दूसरा क्या होता है कि आप इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ करो, मतलब खादी अपना कंपैरिजन बाकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एवरेज के साथ करे, नॉट जस्ट विद वन कंपनी, विद ओवरऑल ऑल द कंपनीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब उनका क्या टर्नओवर है, हमारा क्या है? हाँ एग्जैक्टली, उनका क्या टर्नओवर, हमारा कितना, उनके कितने रिसीवर्स, हमारे कितने, उनके कितनी इन्वेंट्री टर्नओवर, हमारी कितनी, ताकि पता चले कि मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भैया मैं तो साल बहुत पैसा कमाया, मैं तो बड़ा खुश हूँ, औरों ने तो मुझसे भी डबल ट्रिपल कमाया, उस लिहाज से तो मैं उनसे पीछे रह गया हूँ। उसकी अब रीजन, हाँ ढूंढते हैं अब मैं सही। देखूं कि उन्होंने क्यों डबल ट्रिपल मुझसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, ऐसी क्या बात थी, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की यूज की है, कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स इंप्रूव की हैं, कि उन्होंने नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, कि उनके सेल्समैन जो हैं वो बहुत तकड़े थे, या उन्होंने ऐसी लोकेशंस पे स्टोर्स खोले हैं जहाँ पे इजी एक्सेस हो, या उन्होंने डील्स लोगों को अच्छी दी हैं, सेल्स अच्छी लगाई हैं। हम पता करें। और अगर तो आप इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ऊपर हो, तब आप देखोगे कि हमने ऐसे क्या अच्छे इनिशिएटिव्स दिए हैं कि हम बाकी इंडस्ट्री की निस्बत इतना ऊपर जा रहे हैं, तो हमने उन इनिशिएटिव्स को आगे मेंटेन करना है, ठीक है। दोनों सूरतों में कंपैरिजन यूज होता है। अच्छा मैम इंटरनल की जरा एग्जांपल दे रहे, इंटरनल एक कंपैरिजन। ऊपर जो हमने जो टेबल्स पढ़े हैं ना, तो वो हमने क्या टेबल्स पढ़े हैं? हमने अपने ही एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन किया ना, सो दैट इज बेसिकली इंटरनल ना। समझ आ गई? जी मैम क्लियर हो गया। अगर हमजा अपना कंपैरिजन हमजा के साथ करे तो दिस इज इंटरनल। हमजा अपना कंपैरिजन किसी और क्लास फेलो के साथ करे, एजाज या फैसल, ना दिस इज एक्सटर्नल कंपैरिजन। या अगर हमजा अपना कंपैरिजन पूरे के पूरे बैच के साथ करे, फोर्थ सेमेस्टर के साथ, ठीक है, फिर ओवरऑल बीबीए के साथ करे, सो दैट इज एक्सटर्नल, या दैट इज इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन, ठीक है। आप पूरा बीबीए देख रहे हो या पूरा सेमेस्टर देख रहे हो, सही? जी मैम। ओके ओके। अब टाइप्स ऑफ रेशो, कितनी टाइप्स की रेशोज होती हैं? देखो, एक तो वो रेशो होती है जिसको हम बैलेंस शीट रेशोज कहते हैं। हम उसको बैलेंस शीट रेशोज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें फाइनेंशियल कंडीशन का बताते हैं। हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंपनी। सो बैलेंस शीट रेशोज सर्व द सेम पर्पस, दे टेल अस अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फर्म। इसको बैलेंस शीट रेशोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इन रेशोज में जो टर्म्स है वो बैलेंस शीट से उठाई जाती हैं, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट रेशोज कहते हैं। फिर इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, वो कौन सी रेशियोज होती है जिसमें जो फिगर्स हैं, ये जो वैल्यूज है, वो इनकम स्टेटमेंट से उठाई जाती है, इसलिए हम उनको इनकम स्टेटमेंट रेशियोज कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। सो जो बैलेंस शीट से जो वैल्यूज उठाई जाती है, बैलेंस शीट रेशियोज, जो इनकम स्टेटमेंट से, वो इनकम स्टेटमेंट रेशियोज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो सब डिविजन है रेशियोज में, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, जो कि लिक्विडिटी से रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो जो कि डेट से
रिलेटेड होती है, कवरेज रेशियोज जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है, कितना इंटरेस्ट आपने कवर कर सकते हो अपनी इनकम से, कितना नहीं कर सकते। एक्टिविटी रेशियो होती है जो कि आपके उससे अकाउंट रिसीवेबल और उससे इन्वेंट्री से रिलेटेड होती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है जो आपकी नेट इनकम, इनकम आफ्टर टैक्सेस, इन चीजों से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो डिफरेंट किस्म की रेशियोज है। पहले इनकी मेन कैटेगरीज है विच इज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, फिर इनकी सब डिवीजन है, उनमें आगे क्या डिवीजन है, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल एवरेज, कवरेज रेशियोज, ये सारी की सारी जो कि अभी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। Okay, so this is a table where you can see the divisions and subdivisions of ratios. ठीक है, so financial ratios and liquidity ratios come under the balance sheet, and coverage, activity and profitability ratios come under the income statement. ठीक है, अच्छा कुछ ratios जो है वो ऐसी है जो कि income statement and balance sheet की combine है। मतलब कुछ ratios ऐसी हैं जिसमें एक फिगर income statement से उठाते हो, एक balance sheet से, और उसको मिलाकर एक ratio बनाते हो। वो कौन सी ratios है? Activity ratios and profitability ratios। ये balance sheet और income statement से मिलकर बनती है। कवरेज रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से बनती है। समझ आ रही है ना? ठीक है, फिर बैलेंस शीट में देखो फाइनेंशियल भी है और लिक्विडिटी भी है, सही। अब आ जाओ बैलेंस शीट रेशियोज। और ये क्लास, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, जब क्लास खत्म हो जाए तो 5 मिनट्स वेट करना है कि रिकॉर्डिंग सेव हो, क्योंकि ये एज अ वीडियो सेव होगी, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, सो इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स टू गेट सेव्ड, ठीक है।